Hello and welcome to Ministry of Current Affairs by Dr. मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं दिलीप कुमार यादव, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 3 एग्जामिनेशन और साथ ही साथ ही सिलेक्टेड फॉर द एज अ कांस्टेबल इन सीआरपीएफ। वेलकम दिलीप और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। दिलीप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने वो एग्जामिनेशन क्लियर किया है, लेकिन थोड़ा सा पहले अपने बैकग्राउंड के बारे में सभी दर्शकों को बताएं। तो मैं एक गिरिडीह जिले के एक छोटे से गांव करिहारी से बिलोंग करता हूं। मेरे माता-पिता किसान हैं और वे पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जो गाइड किया, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे ही घर के बगल से एक भैया हैं मेरे, वो बीटेक किए थे और उन्होंने आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो वो सब सारे कुछ देखने के बाद मुझे भी लगा कि शायद मैं भी कोई सरकारी जॉब में जा सकता हूँ। तो वो मोटिवेशन मेरा रहा और माता-पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि तुम आगे निकलो और तुम एक दिन अच्छा करोगे, और अभी तक मैं अच्छा करते आया हूँ। बहुत सारा स्ट्रगल को मैंने भी फेस किया, बहुत सारे एग्ज़ाम में फेल भी हुए, लेकिन माँ-पिताजी का वो चेहरा मुझे कभी वो हतोत्साहित नहीं किया कि मैं पीछे मुड़ के देखूँ, और मैं हमेशा आगे चलता गया। तो दिलीप, आपने जैसे बताया कि आपके माता-पिता पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत बड़े सपने देखे और आपने वो सपने पूरे भी किए। मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि आपके बगल में एक बड़े भैया संभालते हैं, उन्होंने आईएएस क्लियर किया। आपने भी ये दोनों एग्जामिनेशन क्लियर किया और आप भी बहुत सारे लोगों के प्रेरणा स्रोत आज अब बनेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन की जर्नी कैसे शुरू हुई? क्योंकि हम जब भी देखते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो ये भी हो सकता है क्लियर हो ना हो। आप कितने कॉन्फिडेंट थे ये जर्नी के बारे में? जर्नी के बारे में सबसे पहले मैं यदि अपना एजुकेशन का बताऊँ, तो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया था सन 2008 में, जहाँ पे मैं जस्ट एक सरकारी स्कूल, आठ 8वां तक होता है, उसको मैंने पास किया था। और मुझे हायर एजुकेशन यानी 10th 9th में एडमिशन के लिए मुझे जाना था, जहाँ पे उस स्कूल से गाँव वाले स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। उसके लिए मुझे शहर की ओर जाना था, जो कि मेरे घर से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर था। और उसी समय टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि मेरे पिताजी को गाँव वालों ने झूठ-मूठ का एलिगेशन लगा के उनके ऊपर केस कर दिया गया, जिसके बाद मेरे पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया। और वो दौर था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, ना करूँ? क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा था और पिताजी थे, तो वो जेल में थे, और माँ थी, तो माँ तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उसी के दौरान मेरे जो उस समय का टर्निंग पॉइंट हुआ, वो मेरे मामा जी रहे। और मेरे मामा जी अभी हाई स्कूल में टीचर हैं और मामी दोनों टीचर हैं। तो माँ ने मामा जी के पास जाके बताया कि ये ऐसा-ऐसा है, पढ़ाई करना चाहता है, तो क्या करें आगे? तो मामा जी ने बताया कि तुम इसका फ़िक्र मत करो, मैं ये क्या करेगा, उसका ज़िम्मा मेरे ऊपर छोड़ दो। और वहाँ से फिर मामा जी ने एक हॉस्टल में, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्टल पड़ता है स्कूल का, वो हॉस्टल में मुझे रखा गया। मैंने वहाँ से पढ़ाई की, फिर वहाँ से अच्छे अंक से प्राप्त 10th पास किया। उसके बाद फिर मैं बीएनएस डीएवी आईएससी करने के लिए बीएनएस डीएवी गिरिडीह में एडमिशन करवाया। वहाँ से भी मैं आईएससी अच्छे अंकों से पास किया। उसके बाद हर किसी का होता है कि आईएससी करते हैं तो इंजीनियरिंग का तैयारी किया जाए, तो इंजीनियरिंग का तैयारी मैंने भी की, लेकिन एग्ज़ाम भी निकाला, लेकिन चॉइस फिलिंग में मैं गलती से एक प्राइवेट कॉलेज दे दिया था, और वो फाइनल सिलेक्शन मेरा उसी में हुआ। तो मामा जी का सपना था कि किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से करो, लेकिन वो गवर्नमेंट होना चाहिए। तो फिर से वहाँ से मैंने क्विट कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ से दौर हुआ, एक टर्निंग पॉइंट वहाँ पे हुआ कि इंजीनियरिंग का 1 साल तैयारी करने के बाद फिर से आना। तो फिर अब दिमाग में आया कि करूँ तो करूँ क्या? फिर मामा जी ने बताया कि ठीक है, कोई नहीं, तुम्हारा करियर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। फिर से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया। ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स से किया हूँ,
उसके बाद वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, कोचिंग पढ़ाया, चूँकि उतना घर पे इनकम था नहीं कि मुझे हर कुछ मिल सकता था और ये मेरे लिए प्लस पॉइंट ही था। ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरे ज़िंदगी का अभाव था, मेरे लिए वो अभाव मेरे पॉजिटिव वाइब्स थे कि मुझे कुछ करना है। तो कोचिंग पढ़ाया, बहुत जगह कोचिंग पढ़ाया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे होता है कि हर कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी दुनिया में आता है, तो पटना जैसे हम लोग के घर से नियरेस्ट होता है पटना। दिल्ली तो उतना एफर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन पटना जाने के लिए सोचा। फिर पटना गया और ये 2008 के बाद जितने पढ़ाई का सारा खर्चा वो मेरे मामा जी ही पे कर रहे थे। मुझे घर से जो भी होता था खेती वगैरह से वो चीज़ मिल जाता था और इकोनॉमिक जो था पैसे के मामले में सारा कुछ पे ऑफ मामा जी कर रहे थे। फिर पटना गया, पटना जाने के बाद वहाँ भी तैयारी की मैंने। उसके बाद एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम मेरे करियर का था, रेलवे का ही एग्ज़ाम था, सीएलपी टेक्नीशियन और उसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालीफाई हुआ, मेंस भी क्वालीफाई हुआ, तो लगा कि शायद अब सरकारी नौकरी का मज़ा चखूँगा, लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि मैं 1 नंबर से मेरिट में छँट गया। उसके बाद फिर सोचा कि चलो कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, फिर से एग्ज़ाम दिया। रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फाइनल मेरिट में 0.1 मार्क्स से छँट गया। उसके बाद फिर आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी निकाला, लेकिन उसमें दौड़ में छँट गया और उसके बाद ये सारा दौर चला, उसके बाद आया 2020। 2020 में कोरोना आ ही चुका था, तो उसके बाद उस समय कोरोना आने के बाद फिर से मैं सीआरपीएफ का एग्ज़ाम दे रखा था, तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम क्लियर हो गया। फिर मैंने फिज़िकल के लिए ट्राई किया, फिज़िकल भी हो गया, लेकिन मेडिकल में मैं अनफिट हो गया। फिर मेडिकल अनफिट होने के बाद मुझे मैंने री-मेडिकल के लिए अप्लाई किया, री-मेडिकल के लिए फिर गया, तो वहाँ पे फिट हो गया और फिर से मैं सीआरपीएफ जॉइन किया। मेरे ट्रेनिंग आरटीसी राजगीर जो कि गया बिहार में पड़ती है, वहाँ मैंने इसका ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पहले ही दे रखा था प्री, लेकिन मेंस टलता गया। उसी के दौरान मुझे पता चला चूँकि वहाँ पे ये था कि ट्रेनिंग का हेक्टिक शेड्यूल, चूँकि डिफेंस सेक्टर का शेड्यूल इतना हेक्टिक रहता है, सुबह 4 बजे उठना, फ्रेश होना, शेविंग करना, उसके बाद ग्राउंड में जाना, सुबह फिजिकल होना, फिर आना, फिर सेकंड हाफ में आर्म्स ट्रेनिंग, फिजिकल, रनिंग और उसके बाद क्लासेस वगैरह। इतने हेक्टिक शेड्यूल में मेरे पास जो फिजिकल बुक का रिसोर्स था, चूँकि मन में तो ख्वाब था ही एनटीपीसी क्वालीफाई करने का, क्लियर करने का। तो बुक का शेड्यूल मेरे पास उतना था नहीं कि बुक को यहाँ-वहाँ ले जाके मैं पढ़ सकूँ या जहाँ जाऊँ वहाँ ले सकूँ। तो उसी के दौरान मुझे एक दोस्त ने बताया कि गौरव सर हैं, कुम गौरव गर्ग सर, वो यूट्यूब में स्टडी आईक्यू के नाम से चैनल है, वो यूट्यूब में जीके वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह सारा कुछ पढ़ाते हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मैंने वहाँ से देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा जीके वगैरह, चूँकि मैथ वगैरह रीजनिंग तो ठीक था ही पहले से, लेकिन जीके के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप उसमें 2 दिन भी लैग कर गए तो आपको पीछे हो जाएँगे, क्योंकि याद रहती चीज़ें हैं नहीं। तो मेरे पास वो जो है सो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि जब भी जाएँ अपना 10 मिनट देख लिए यूट्यूब में, फिर से उसका पीडीएफ देख लिए, तो वो चीज़ मुझे रिमाइंड हो गया। हाँ, तो दोस्त ने बताया कि पीडीएफ वे टेलीग्राम में देते हैं और यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा फ्री का लेक्चर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से मैंने बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट किया और पीडीएफ भी देखा। तो चूँकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता था कि मैं नोट्स बना सकूँ, तो पीडीएफ मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। क्योंकि एक बार लेक्चर देखे फिर उसका पीडीएफ देख लिए, तो रिमाइंड हो जाती थी चीज़ें। तो इसी तरह करके मैंने ये एग्ज़ाम को क्लियर किया। तो इन दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही और जिस तरीके से आपने बताया अ, आपके माता-पिता ने भी बहुत स्ट्रगल देखा है, आपने भी देखा है और आपके मामा जी काफ़ी आपको इंस्पायर किया पूरे ही जर्नी में एंड आई थिंक
ये जो आपको जर्नी होती है, जो भी इसमें कठिनाई है, वो आपको और मजबूत बनाती है और दृढ़ निश्चय आपका और स्ट्रॉन्ग होता है कि आप क्या-क्या अपने लिए करना चाह रहे हैं, क्या सपने आप देख रहे हैं। तो जब इस एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, किसी को अगर तैयारी शुरू करनी है, आपने भी बहुत सारे एग्ज़ाम देखे, सबसे सटीक बिना भटकते हुए क्या राह अपनाना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इवेन वन डे एग्ज़ाम हो या तो टेस्ट एग्ज़ाम हो जिसे आईएएस, पीसीएस, सिविल सर्विसेज़ वाले बोले जाते हैं। वन डे एग्ज़ाम, एसएससी, बैंक, रेलवे। तो इस एग्ज़ाम का सबसे ख़ास बात है कि आपको सिलेबस एक ध्यान में होने चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी आपका मटेरियल हो, स्टडी मटेरियल, वो कंसाइज़ मोड में होना चाहिए। तो उसको होते हैं क्या कि हम लोग एक बोल दिए कोई दोस्त कि ये किताब ठीक है, वहाँ से वो बुक खरीद परचेज़ कर लिए। फिर वो बता दिया कि वो बुक ठीक है, उसको वहाँ से परचेज़ कर लिए और इस तरह बुक का कलेक्शन हो जाता है और हम किसी भी बुक को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। और लास्ट एग्ज़ाम जब होती है तो हम लोग देखते हैं कि ये बुक से क्वेश्चन था और इसको मैंने सही से कंप्लीट नहीं किया। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, उनका मेरे तरफ से यही सलाह रहेगी कि आप अपना लिमिटेड रिसोर्स रखें और उस लिमिटेड रिसोर्स पर रिलाय करें कि हाँ, मुझे ये सिलेक्शन दिला सकता है। और लिमिटेड रिसोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी छोट बुक खरीद लें और वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, एक जो कंटेंट जिसमें सारे कुछ कवर किया हुआ हो, वो और प्लस जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उन पे भरोसा करें। सबसे पहले होता है कि हम भरोसा ही नहीं करते। ये टीचर यहाँ से पढ़ाए, वहाँ भी देख लिए, फिर वो टीचर वहाँ पढ़ाए, वहाँ भी देख लिए। इससे क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हमारे समय बँट जाते हैं और उस समय बँट जाने के बाद हम जो हमारा रिजल्टेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले है कि आप लिमिटेड रिसोर्स रखें और उसी रिसोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। कैसे प्रैक्टिस करनी है, रिविज़न करनी है सिलेबस का, इस पे भी थोड़ा-सा प्रकाश डालें? तो सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप छोटे-छोटे टारगेट बनाइए। सपोज़ अभी 1 महीने का आपका फुल टारगेट है, तो उसको आप छोटे-छोटे पार्ट में बाँट लीजिए कि 1 सप्ताह में सपोज़ मुझे 1 चैप्टर करने हैं, 1 चैप्टर हिस्ट्री का करना है, 1 चैप्टर मैथ का करना है, रीज़निंग का करना है, जीके का करना है, जीएस का करना है। तो उस चैप्टर को सबसे पहले आप करें कि इस चैप्टर में ये पोर्शन है, तो इसको हमको इतना दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो यदि हम लिमिटेड टाइम जितने टाइम के अंदर टाइम बाउंड किए हैं और उस टाइम के अंदर अपने टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं, तो हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आता है और मुझे लगता है कि नहीं, अगला जब टारगेट लूँगा तो मैं इससे ज़्यादा टारगेट को कंप्लीट कर सकता हूँ। और ये चीज़ें होती है, तो हमारे जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाता है और हमें पॉजिटिव थिंकिंग आती है और हम लोग धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन बहुत सारे क्या करेंगे कि शेड्यूल बनाते हैं, तो उसमें एक ही दिन में इतना सिलेबस रूटीन में बना लेते हैं कि वो उनका कंप्लीट ही नहीं हो पाता है और उससे वो डिमोरलाइज़ हो जाते हैं और उन्हें फिर लगता है कि छोड़ो ये चीज़ नहीं हो पाएगा हमसे। तो सबसे पहले छोटा-छोटा टारगेट बनाएँ और उसको अचीव करने का कोशिश करें सबसे पहले। गौरव सर, स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपके साथ रहा पूरी प्रिपरेशन में? स्टडी आईक्यू ने तो जीएस का जो प्रिपरेशन है उसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक जगह को ले जाके पढ़ सकूँ, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली थे कि आप ट्रेनिंग शेड्यूल में हैं, तो आपको उतना समय मिल नहीं पाता है। तो जहाँ भी हों अपने मोबाइल है तो आप 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इस तरह करके कुछ भी चीज़ जो है सो अपना देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो प्लस जो पीडीएफ की बात रही, वो पीडीएफ मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ क्योंकि मुझे क्लास नोट्स बनाने के टेंशन से मैं मुक्त हो गया और वो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। क्योंकि होता है कि कोई भी यदि आप लेक्चर देख रहे हैं, तो लेक्चर 1 घंटे का है तो उसका नोट्स बनाने में भी आपको 1 घंटे लग जाएँगे। और यदि वो बना-बनाया मिल जाए आपको तो आप उस 1 घंटे में शायद 8 नोट्स और पढ़ लेंगे। दिलीप, थैंक यू सो मच एंड वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। और आपकी जो स्टोरी है, जो कहानी है, कहते हैं ना हर कहानी एक कहानी से अलग होती है और हमें नहीं पता होता, एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता कि कौन-सी कहानी से वो इंस्पायर हो जाए और आपकी कहानी से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि जीवन में इतनी एक्सट्रीम तक भी बातें चली जाएँ, बट आपको कभी हार नहीं मानना है, फैमिली का साथ देना है, खुद का साथ इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होता है। कॉन्फिडेंस आता है और एक सपना
कहा जी। जाता है ना कि यदि पिता की झुर्रियाँ और माँ की मजबूरियाँ आपको मोटिवेट नहीं कर रही है, तो इस दुनिया का कोई भी इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो माँ और पिताजी। यदि आप चाहते हैं कि माँ और पिताजी को वो सपने दिखाएँ, उस जगह पर पहुँचाएँ जहाँ वो नहीं देखे हैं, तो आपके लिए फिर मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो वीडियो या कोई भी इंसान, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर सपना है कि मैं माँ और पिताजी को उस जगह पर पहुँचा दूँगा, जहाँ वो देखे नहीं है या सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हाँ, मेरा बेटा ये चीज़ कर सकता है, तो आपको फिर आउटस्टैंडिंग मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू सो मच दिलीप, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।